आज हम एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर से जुड़ा है। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हो सकती है। 2.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे मानहानि के केस के सेंटर में है। और सच कहूं तो यही वजह है कि ये मामला इतना ज्यादा सीरियस हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक यूट्यूबर पर इतना बड़ा मुकदमा क्यों? क्या है इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीतीश राजपूत हैं कौन। वो भारत के एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं और उनका चैनल खास तौर पर करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज पर रिसर्च वाले वीडियो के लिए जाना जाता है। उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, यानी 2.5 करोड़ रुपए के इन आरोपों पर। चलिए देखते हैं कि ये जो पूरा मानहानि का दावा है ये आखिर किस बिना पर किया गया है। तो जो कानूनी शिकायत है ना, उसका बेस सीधे सीधे उनका कंटेंट है। कहा यह गया है कि उनके कुछ वीडियो में जो बातें कही गईं वो या तो मिसलीडिंग थी, मतलब भ्रामक थी, या फिर तथ्यात्मक रूप से गलत थी। तो आखिर वो कौन से वीडियो थे, कौन सा कंटेंट था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? चलिए अब जरा उन 2 वीडियोस पर करीब से नजर डालते हैं जो इस लीगल एक्शन की वजह बने। यहाँ देखिए, 2 बिल्कुल अलग तरह के विवाद हैं। एक तरफ एसएससी एग्जाम वाला वीडियो जिसमें उन्होंने सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, तो जवाब में उन पर गलत डेटा इस्तेमाल करने का आरोप लगा। और दूसरी तरफ है ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट जैसा एक बेहद संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दा। यहाँ पर आरोप ये नहीं है कि फैक्ट्स गलत थे, बल्कि ये कि उन्हें पूरी तरह से वेरीफाई नहीं किया गया था। अच्छा, ये तो हो गई आरोपों की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं कि भाई इन आरोपों पर नीतीश राजपूत का क्या कहना है और कानून इस बारे में क्या कहता है। तो इन आरोपों के जवाब में नीतीश राजपूत ने पब्लिकली अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि उनका इरादा किसी की भी इमेज खराब करने का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उनका कंटेंट रिसर्च बेस्ड होता है और अगर कोई तथ्यात्मक गलती हुई भी है तो वो उसे सुधारने या क्लियर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए मानहानि यानी डेफेमेशन का मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में ये एक लीगल एक्शन है। ये तब होता है जब किसी को लगता है कि किसी झूठे बयान की वजह से समाज में उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। अब जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, क्या वीडियो का कंटेंट सच में मानहानिकारक था? दूसरा, क्या जो फैक्ट्स पेश किए गए वो गलत थे? और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, क्या ये एक फैक्ट था या फिर सिर्फ एक ओपिनियन बेस्ड एनालिसिस? इस तीसरे सवाल पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। ये डिजिटल मीडिया के इस दौर में एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी बहस की जड़ को दिखाती है। एक तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी क्रिएटर्स का सिस्टम पर सवाल उठाने और अपना एनालिसिस पेश करने का अधिकार, और दूसरी तरफ है उनकी जिम्मेदारी, मतलब फैक्ट्स को सही तरीके से पेश करने और जवाबदेह होने की जरूरत, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेडिशनल मीडिया से उम्मीद की जाती है। इस केस में कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, इसने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है। जैसे जैसे डिजिटल मीडिया की ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण को इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या इस तरह की कानूनी कार्रवाई वाकई जरूरी है या फिर ये एक ओवर रिएक्शन है? इसका जवाब जो भी होगा वही डिजिटल मीडिया का भविष्य तय करेगा।